हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में बात कर रहे हैं भारतीय कला के टॉपिक पे बारे में। ललित का आकलन ही कला है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में ललित कला विधों का उल्लेख इसी प्रसंग में किया है। भारतीय स्थापत्य का कुछ परिष्कृत रूप हमें सैंधव सभ्यता में सबसे पहले दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई है उसके अवशेषों से सैंधव कला की जानकारी मिलती है। यहाँ नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। यहाँ की सड़कें पर्याप्त चौड़ी, सड़कों और गलियों के दोनों ओर मकानों का निर्माण किया गया था और मकानों की दीवारों की ऊंचाई लगभग 25 फीट थी। मोहनजोदड़ो की इमारतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक विशाल जलाशय है। भग्नावशेषों में ऐसी कोई इमारत नहीं मिली है जिन्हें निश्चित रूप से मंदिर माना जा सके। मोहनजोदड़ो के मुख्य खेड़े के समीप ही एक बौद्ध स्तूप है जो स्वयं भी एक प्राचीन खेड़े के ऊपर बना हुआ है। सैंधव सभ्यता के अवशेषों में कलात्मक मुद्राएं और धातु, पत्थर और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी मिली है। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे अधिक महत्व की वह मूर्ति है जो कमर के नीचे से टूटी हुई है। सैंधव सभ्यता में आभूषण बनाने की कला भी उन्नत अवस्था में थी। हड़प्पा की खुदाई में एक कलश आभूषणों से भरा हुआ उपलब्ध हुआ है। सैंधव सभ्यता में धातुओं द्वारा बर्तन और औजार बनाने की कला भी उन्नत अवस्था में थी। धातुओं में तांबे का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता था। चांदी के तो केवल 3 बर्तन उपलब्ध हुए हैं। अब हम बात करें मौर्य कला की, तो सैंधव सभ्यता के बाद ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद वैदिक उदासीनता के कारण कला की प्रगति टूट जाती है और उस सभ्यता तथा मौर्य काल की कलाकृतियों के बीच लगभग 1500 साल की दीर्घ कलांतर पड़ जाता है। किंतु मौर्य युग से जो कला साधना प्रारंभ होती है वह अद्यावधि अटूट चलती आती है। हम सबसे पहले बात करें उनके अनुशीलन से उस युग की नगर रचना, बौद्ध स्तूप, चैत्य विहार, गुफाएं, स्तंभ और मूर्ति निर्माण कला के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें और इनका परिचय मिलता है। सबसे पहले हमें मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र नगर की एक विशाल नगरी थी, इसकी रचना मिलती है। पाटलिपुत्र की यात्रा के विवरण में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज ने बहुत कुछ लिखा है। मौर्य युग के नगरों के संबंध में एरियन की सूचना भी उल्लेखनीय है। स्तूपों की बात करें तो स्तूप के उद्गम के विषय में एक कथा प्रचलित है। जब भगवान गौतम बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में रोग शैया पर पड़े हुए थे तब उनके पास बैठे रुदन करते हुए भिक्षुगण यह जानना चाहते थे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु उपरांत बौद्ध संघ उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार करे। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद जैसे राज चक्रवर्ती का होता है। फलस्वरूप दाह संस्कार के बाद अस्थियों के ऊपर स्मारक के रूप में पत्थरों का स्तूपाकार ढेर निर्मित किया गया। स्तूपों की आकृति साधारणतः वृत्तात्मक और वर्गाकार है। स्तूप को घेरने वाली रेलिंग के भी अनेक भाग होते हैं। उसका आधार आलंबन कहलाता है और बीच बीच में स्तंभ होते हैं। सांची का स्तूप बहुत बड़ा है। इलाहाबाद से 15 मील दक्षिण पश्चिम की ओर बुंदेलखंड की नागौद रियासत में भरहुत नामक स्थान से भी अशोक के समय की अनेक कृतियां उपलब्ध हुई है। सारनाथ, सांची और भरहुत की पाषाण वेष्टनियों के सदृश्य ही अनेक वेष्टनियां और भी कई स्थानों से उपलब्ध हुई है। हम चैत्यों की बात करें तो चैत्यों का स्तूपों के साथ घना संबंध रहा है। अनेक बार तो चैत्य शब्द का प्रयोग वहां हुआ है जहां स्तूप का होना चाहिए। कहीं कहीं यह देवालय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आरंभ में स्तूप की भांति चैत्य भी महापुरुषों की अस्थि संचायक समाधि तो व्यक्त करता था, परंतु आगे चलकर वह बौद्ध संघ के पूजा गृह को व्यक्त करने लगा। फिर हम बात करें विहार की, तो स्तूप और चैत्य दोनों प्राचीन काल में शव समाधि थे। फिर धीरे धीरे स्तूप घटनाओं के स्मारक बने और चैत्य देवालय बने। विहार वह स्थल था जहां बौद्ध संघ निवास करता था, अर्थात ये एक प्रकार के मठ थे। हम बात करें स्तंभों की, तो हमारे देश में स्तंभों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। साधारणतया 2 प्रकार के स्तंभों का पता चलता है।
प्रथम तो धार्मिक और दूसरे राजनीतिक या सामाजिक। विशुद्ध धार्मिक स्तंभों की प्रचुरता इस देश में थी। अनेक धार्मिक स्तंभ तो ऐसे भी खड़े किए गए जिनका उद्देश्य देव प्रतिमाओं में विशेष महत्व प्रदर्शित करना था। अशोक के स्तंभों की वास्तु का कार्य अत्यंत कुशलता से हुआ है। अन्य वास्तु से संलग्न स्तंभों की संख्या तो अनंत है। बौद्ध चैत्य और विहारों में स्तंभ बनाने की परंपरा थी। धन्यवाद। इस वीडियो